हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और साथ ही साथ सूर्यकिरण बैच के अंतर्गत भी आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अब तो आप लोग भली भांति जाने गए होंगे कि सूर्यकिरण बैच के माध्यम से उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के संदर्भ में जो स्क्रीनिंग परीक्षा आप लोगों की होनी है, उसके संदर्भ में शिक्षण अभिरुचि को आधार बनाते हुए हम लोग अध्ययन और अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। कल की क्लास में हमने राधा कृष्णन आयोग को डिस्कस किया था। हम यही मान करके चलेंगे कि राधा कृष्णन आयोग के संदर्भ में आपको सटीक जानकारियां मिल चुकी होंगी। और मैं फिर वही कहूँगा कि अगर राधा कृष्णन आयोग या कमीशन के माध्यम से हमने अपनी कक्षा या क्लास के माध्यम से या चर्चा के माध्यम से कोई जानकारी आपको 4 बना के दी है, तो ऐसे में आप लोगों का परम कर्तव्य बन जाता है कि आप उस जानकारी को 6 बनाने का प्रयास करें। यानी कि ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए कि कोई भी चर्चा या कोई भी कक्षा केवल आपको एक डायरेक्शन या आपको एक रास्ता देने का कार्य करती है। उस डायरेक्शन को या उस रास्ते को आप ही लोगों को समझना होता है। उस डायरेक्शन को या उस रास्ते को आप ही लोगों को थोड़ा मजबूत बनाना होता है और फिर उसी पर आपको क्या लगातार आने वाली जो यात्राएं हैं आपको लगातार क्या है करनी होती हैं। आज की कक्षा और चर्चा में हम लोग मुदालियार जो आपका कमीशन है इसको हम लोग क्या डिस्कस करके चलेंगे। और मुदालियार जो आपका कमीशन रहेगा ये 2 पार्ट में आपका डिस्कशन होगा। इसका आज आपके सामने क्या आएगा, पार्ट 1 आएगा और कल की क्लास में आपके सामने क्या आएगा, पार्ट 2 आएगा। ठीक है, तो ईश्वर को साक्षी मानते हुए हम लोग आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। और ये जो आपका मुदालियार कमीशन है इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो काफ़ी उस समय क्या रही, इफेक्टिव रही हैं। कैसे मामला आएगा उसको थोड़ा चर्चा का विषय बना लेते हैं। मान लीजिए शुरुआत आप लोग कैसे करेंगे, तो शुरुआत में आप लोगों को कहना होगा, देखिए सबसे पहले आपको क्या क्या करना होगा। जो भी कोई आपका एजुकेशनल कमीशन आता है या जो भी कोई शिक्षा से संबंधित आपके सामने आयोग आता है, आपका शुरुआती व्यवहार किस प्रकार का हो जाना चाहिए, ये सबसे पहले आपको यहां पर समझने की आवश्यकता होती है। कमीशन का नाम क्या होगा, कमीशन का नाम क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, मुदालियार, मुदालियार कमीशन आप इसको कहेंगे, मुदालियार कमीशन आप इसको कहेंगे। तो कमीशन को सबसे पहले क्या है, आप लोग टाइम देना स्टार्ट करो, है ना। कमीशन का टाइम जोन क्या रहेगा, 1952 और डैश करके क्या लिखेंगे, 53। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये जो आपका मुदालियार कमीशन है इसका जो आपका गठन है, गठन का मतलब क्या होगा, इसका जो आपका क्या है अपॉइंटमेंट है वो आपको किस वर्ष में लेकर के चलना है, वो आपको लेकर के चलना है 1952 एडी में आप क्या है इसके गठन का वर्ष लेकर के चलेंगे। साथ ही साथ आपको यहां पर यह भी बता के चलना पड़ेगा कि सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, इसको आप क्या कहेंगे, सबमिशन ऑफ रिपोर्ट कहेंगे, सबमिशन ऑफ रिपोर्ट कहेंगे। और ये जो आपका सबमिशन ऑफ रिपोर्ट है इसका मतलब क्या होगा कि इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, रिपोर्ट सरकार को जो सौंपी है, तो रिपोर्ट सरकार को जो सौंपी है उसके रिगार्डिंग आपका वर्ष क्या हो जाएगा, 1953 एडी क्या है आपका वर्ष हो जाएगा। साथ ही साथ आपको यह भी बताना चाहिए, आना चाहिए कि ये जो आपका मुदालियार कमीशन है, तो मुदालियार कमीशन जो है ये किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया, किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया, ये आपको बताना आना चाहिए। किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया, किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया, गठित किया गया। तो यहां पर आपको बता के चलना पड़ेगा डॉक्टर ए लक्ष्मी स्वामी, डॉक्टर ए लक्ष्मी स्वामी, लक्ष्मी स्वामी, डॉक्टर ए लक्ष्मी स्वामी मुदालियार, मुदालियार ये क्या रहेगा, इनका पूरा नाम रहेगा। और इन्हीं को आधार बनाकर के आपको ये भी कहना पड़ेगा कि इन्होंने, ये रेफरेंसेस आपके सामने आते हैं, इन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, इन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी में एज अ वाइस चांसलर काम किया,
एज अ वाइस चांसलर कार्य किया। तो शुरुआत में आपको ये सब कुछ बताना आना चाहिए कि मान लीजिए अगर कोई भी शिक्षा से संबंधित कमीशन या आयोग आप लेकर के चलते हैं तो आपको उनके आधार वर्षों पर कैलकुलेशन करके चलनी पड़ेगी। जैसे यहां पर आपका जो मुदालियार कमीशन है, इसके बारे में क्या कहा जाता है कि 1952-53। इसका मतलब क्या होगा, इसका गठन जो हुआ है वो कब हुआ है, 1952 में इसका गठन हुआ है। और इसने सरकार को जो अपनी रिपोर्ट हैंडओवर की है, यानी कि सरकार को जो अपनी रिपोर्ट सौंपने का कार्य किया है, उसके रिगार्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1953 हो जाएगा। कई बार एक लाइन में इस प्रकार के सवाल क्या आपके सामने बन जाते हैं। साथ ही साथ आपको यहां पर यह बता करके चलना पड़ेगा कि जो मुदालियार कमीशन है ये किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया। तो पूरा नाम आपको आ जाना चाहिए, डॉक्टर ए लक्ष्मी स्वामी मुदालियार क्या होगा, पूरा नाम होगा। और यहीं से एक सवाल आप लोग क्या है यहां पर जोड़ करके चलेंगे कि कई बार ऐसा रेफरेंस आ चुका है आपकी परीक्षाओं में कि जो डॉक्टर ए लक्ष्मी स्वामी मुदालियार रहे, इन्होंने निम्न में से कौन सी यूनिवर्सिटी में एज अ वाइस चांसलर कार्य किया। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मद्रास यूनिवर्सिटी आपका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफरेंस शुरुआत में आपको बता रहे हैं, शुरुआत में, ठीक है। हालांकि इसको हम बाद में क्या है प्रमाणित करके चलेंगे कि ये जो आपका मुदालियार कमीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपका यहां पर बन जाता है। इसे बाइबल फॉर टीचर्स भी कहा गया, इसे बाइबल फॉर टीचर्स भी कहा गया। क्यों कहा गया वो हम बाद में क्या इस बिंदु को चर्चा का विषय बना लेंगे। लेकिन ये सवाल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। वो कहेगा कि निम्न में से ऐसे कौन सा शिक्षा से संबंधित आयोग रहा है जिसे अध्यापकों के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे, बाइबल कहना चाहेंगे। तो वहां पर आपको जो राइट आंसर आ जाना चाहिए वो क्या आ जाना चाहिए, मुदालियार कमीशन आपका राइट आंसर आ जाना चाहिए। यानी कि आज की चर्चा में शुरुआत में हमने आपको कुछ खास बातें ये बताने का कार्य किया है कि आने वाली क्लासेस में जो भी आप शिक्षा से संबंधित जो आपके रेस्पेक्टिव कमीशंस होंगे उन पर जो आप अपने रेस्पेक्टिव कैलकुलेशंस करके चलेंगे तो इंट्रोडक्शन किस प्रकार से हो जाना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन का पैटर्न ये होगा कि आप आधार वर्षों की कैलकुलेशन करेंगे, है ना, किसकी अध्यक्षता में उसके बारे में कोई एक सटीक जानकारी जोड़ने का कार्य करेंगे। और अगर उस कमीशन का कोई मेजर वन करैक्टर है या मेजर वन फीचर है या बहुत बड़ी विशेषता अगर आपके सामने कोई आती है तो आप उसको शुरुआत में क्या है एडप्ट करके चलेंगे, यानी कि जोड़ के चलेंगे। जैसे आपने कहा कि जो मुदालियार कमीशन है इसे बाइबल फॉर टीचर्स कहा जाता है, तो ये क्या होगा, इसका मेन फीचर क्या है माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है आप किसी भी एजुकेशनल कमीशन का प्रॉपर एंड वेरी साइंटिफिक क्या है इंट्रोडक्शन कर पाएंगे। और यही पैटर्न आपको क्या अपना करके चल रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ क्या है आप अपने नोट्स भी बनाते रहेंगे ताकि एग्जामिनेशन टाइम में क्या है आपको रिवाइज करना क्या हो जाए, अपने आप को रिवाइज कराना क्या हो जाए, काफी ज्यादा आसान हो जाए। अब देखिएगा कि सबसे पहले हम लोग ये यहां पे डिस्कस करेंगे कि जो मुदालियार कमीशन होगा, मुदालियार कमीशन का आपको मेन ऑब्जेक्टिव क्या बताना है, वो कहां पर आपको फंसा सकता है। मुदालियार कमीशन का मेन ऑब्जेक्टिव, मुदालियार कमीशन का मेन ऑब्जेक्टिव यानी कि मुख्य उद्देश्य आपको क्या बता करके चल रहा है, मुख्य उद्देश्य आपको क्या बता करके चल रहा है, मुख्य उद्देश्य आपको क्या बता करके चल रहा है। इसके लिए हम आपको दो प्रकार के ट्रायंगल्स देने का कार्य करेंगे। इसके लिए क्या है हम आपको दो प्रकार के ट्रायंगल्स देने का कार्य करेंगे। एक ट्रायंगल तो आप इस प्रकार से बनाएंगे, इस तरीके से एक ट्रायंगल क्या है आप इस तरीके से बनाएंगे। इस ट्रायंगल में सबसे नीचे आप क्या रखेंगे, प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन। और इस ट्रायंगल में प्राइमरी एजुकेशन के बिल्कुल ऊपर क्या रखेंगे, सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन। फिर आप क्या रखेंगे, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट एजुकेशन, इंटरमीडिएट एजुकेशन। और सबसे ऊपर आप क्या रखेंगे, हायर एजुकेशन, सबसे ऊपर आप क्या रखेंगे, हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा आप रखेंगे। ठीक है, एक ट्रायंगल यहां पे बना लेते हैं,
एक ट्रायंगल क्या है यहां पर इस प्रकार से बना लेते हैं, फिर इनके निष्कर्ष लिख लेंगे बाद में कि किस प्रकार से आपको अपनी बातों को लेकर के चलना है। एक ट्रायंगल यहां पे ऐसे बना लेते हैं, आपने कहा प्राइमरी एडुकेशन, प्राइमरी एडुकेशन, ओके। उसके बाद आपने क्या कहा, सीधा आप क्या कहेंगे, सेकेंडरी एडुकेशन कहेंगे, क्या कहेंगे, सेकेंडरी एडुकेशन कहेंगे, और लास्ट में क्या कहेंगे, हायर एडुकेशन कहेंगे। लास्ट में क्या कहेंगे, हायर एडुकेशन कहेंगे, यानी कि क्या कहेंगे, उच्च शिक्षा कहेंगे। तो अगर आपको मुदालियार कमीशन का मेन ऑब्जेक्टिव अगर आपको बताना हो तो आपको, हमको लगता है कि इस प्रकार के जो ट्रायंगल्स हैं उनको बनाना आना चाहिए, और इस प्रकार के जो आपके ट्रायंगल्स हैं उनको इजीली क्या है, कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। सबसे पहले तो हम आपको यह बताना चाहेंगे कि अगर आप मेन ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, क्या करेंगे, अगर आप मेन ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो मेन ऑब्जेक्टिव में क्या है, आप ना तो प्राइमरी एडुकेशन को हाईलाइट करने की बात करेंगे, ना ही आप इंटरमीडिएट एडुकेशन को हाईलाइट करने की बात करेंगे, और ना ही आप क्या है, हायर एडुकेशन को हाईलाइट करने की बात करेंगे। अगर आपको मेन ऑब्जेक्टिव बताना होगा तो मेन ऑब्जेक्टिव में अगर आपको हाईलाइट करना है तो किसको करेंगे, सेकेंडरी एडुकेशन को करेंगे। किसको करेंगे, सेकेंडरी एडुकेशन को करेंगे। यानी कि सेकेंडरी एडुकेशन का मतलब क्या होगा कि प्राइमरी एडुकेशन और इंटरमीडिएट एडुकेशन के बीच का जो आपका एडुकेशनल फेस आपके सामने आता है उसको जनरली हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी एडुकेशन कहते हैं। तो हाईलाइट आपको किसको करना है, सेकेंडरी एडुकेशन को करके चलना है। अब नया तरीका क्या होगा, नया तरीका यह होगा, एक चीज तो आप यहीं पर जोड़ के चलो। हम शुरुआत में आपको बताना चाहेंगे कि जो मुदालियार कमीशन होगा, हम बाद में जोड़ के दिखाएंगे आपको अभी थोड़ी देर में, जो आपका मुदालियार कमीशन होगा, मुदालियार कमीशन इंटरमीडिएट जो एडुकेशन है इसकी समाप्ति की वकालत करता हुआ दिखाई पड़ा। इसकी समाप्ति की, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसकी समाप्ति की वकालत, इसकी समाप्ति की वकालत, इसकी समाप्ति की वकालत करता हुआ दिखाई पड़ा। इसकी समाप्ति की वकालत करता हुआ दिखाई पड़ा। इसकी समाप्ति के वकालत करता हुआ दिखाई पड़ा। ये जो प्रावधान है, ये जो बिंदु है, ये आपके लिए क्या हो सकता है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। अब जनरली हम आपको सिखाने का कार्य कर रहे हैं कि मुदालियार कमीशन का जो मुख्य उद्देश्य है, जो मेन ऑब्जेक्टिव आपको बताना है, वो किस तरीके से आपको बताना है। प्राइमरी एडुकेशन को आप हाईलाइट करके नहीं चलेंगे, हायर एडुकेशन को आप हाईलाइट करके नहीं चलेंगे, इंटरमीडिएट एडुकेशन को हाईलाइट नहीं करना है, साथ ही साथ यह भी बताना है कि इसकी जो समाप्ति के वकालत करता हुआ दिखाई पड़ा, कौन, मुदालियार कमीशन। यह बिंदु आपके लिए क्या हो सकता है, बहुत महत्वपूर्ण यहां पर हो सकता है। लेकिन हाईलाइट किसको करना है, सेकेंडरी एडुकेशन को हाईलाइट करके चलना है। अब हम आपको कुछ नया सिखाना चाहते हैं। मुदालियार कमीशन क्या कहना चाहता है, देखिए, मुदालियार कमीशन ये कहना चाहता है कि जो सेकेंडरी एडुकेशन है हम उसको क्या बनाना चाहते हैं, ट्रांजिशन फेस बनाना चाहते हैं। ट्रांजिशन, हम उसको क्या बनाना चाहते हैं, ट्रांजिशन फेस बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं, ट्रांजिशन फेस बनाना चाहते हैं। ट्रांजिशन एडुकेशनल फेस बनाना चाहते हैं, जिसको आप हिंदी में क्या कह पाएंगे कि शिक्षा संबंधी संक्रमण चरण, शिक्षा संबंधी संक्रमण चरण। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह होगा, प्यार से मेरी बातों को समझना, मैं आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। वो ये चाहते हैं कि जो सेकेंडरी एडुकेशन है, सेकेंडरी एडुकेशन को व्यवस्थित, अनुशासित, व्यवस्थित, अनुशासित, वैज्ञानिक, प्रभावशाली, है ना, व्यवस्थित, अनुशासित, वैज्ञानिक, प्रभावशाली बनाया जाए, है ना। अब इसका मतलब क्या होगा, अब मैं दोबारा आपको रिकॉल कराता हूं कि वो कहते हैं कि सेकेंडरी एडुकेशन को हम कैसे लेके चलेंगे, एज ए ट्रांजिशन एडुकेशन फेस लेके चलेंगे। यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, शिक्षा संबंधी संक्रमण चरण कहेंगे।
उसका मतलब क्या हुआ कि ये सेकेंडरी एजुकेशन को क्या बनाना चाहते हैं, व्यवस्थित बनाना चाहते हैं, अनुशासित बनाना चाहते हैं, वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं या प्रभावशाली बनाना चाहते हैं। और चाहते क्या है फिर फाइनली ये चाहते हैं कि सेकेंडरी जो एजुकेशन है वो जब मजबूत हो जाएगा तो जो आपके विद्यार्थीगण हैं उनको प्राइमरी एजुकेशन से हायर एजुकेशन की ओर जोड़ना क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के जो कंक्लूजन आपको यहां पर देना है, कुल मिलाकर के जो कंक्लूजन आपको यहां पर देना है, तो कंक्लूजन आपको क्या देना है, कंक्लूजन आपको यहां पर यह देकर के चलना है कि सेकेंडरी एजुकेशन को मजबूत बनाते हुए, सेकेंडरी एजुकेशन को मजबूत बनाते हुए सेकेंडरी एजुकेशन को क्या है, मजबूत बनाते हुए विद्यार्थियों को प्राइमरी एजुकेशन, आप मेरा भाव समझ रहे होंगे, प्राइमरी एजुकेशन है ना, सेकेंडरी एजुकेशन को मजबूत बनाते हुए विद्यार्थियों को प्राइमरी एजुकेशन को आधार बनाते हुए, प्राइमरी एजुकेशन को आधार बनाते हुए हायर एजुकेशन के साथ जोड़ना आसान हो जाए, हायर एजुकेशन के साथ जोड़ना आसान हो जाए, हायर एजुकेशन के साथ जोड़ना आसान हो जाए, जोड़ना आसान हो जाए। तो इसलिए मैं इस प्रकार का व्यवहार करके आपको दिखा रहा हूं कि आपको ये समझाना अपने आप को आ जाना चाहिए। इसलिए शुरुआत में मैंने कहा कि मोदालियार कमीशन के पास दुनिया भर की बातें हैं और इन दुनिया भर की बातों को एक ही कक्षा या एक ही चर्चा के माध्यम से आप लोग वाइंड अप नहीं कर पाएंगे। हमारा व्यवहार अच्छा रह जाए इस नाते हमने शुरुआत में ही आपको बता दिया कि मोदालियार कमीशन जो आपका होगा ये दो तरीके से आपके सामने आएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। दोबारा इन बातों को समझ लो क्योंकि ये बहुत मजबूत कड़ी है इसकी। अगर आपको मोदालियार कमीशन का मेजर 1 ऑब्जेक्टिव आपको लेकर के चलना है तो मेजर 1 ऑब्जेक्टिव तो आप इसी प्रकार से लेकर के चलेंगे कि प्राइमरी एजुकेशन को शुरुआत में आप हाईलाइट करके नहीं चलेंगे। हालांकि प्राइमरी एजुकेशन की जो सिग्निफिकेंस है उसका डिस्कशन है, लेकिन डायरेक्टली नहीं है बल्कि कैसे, इनडायरेक्टली है, जो हमने आपको समझाने की बात की है। और ना ही आप हायर एजुकेशन को डायरेक्टली प्रमोट करने की बात करेंगे। और इंटरमीडिएट एजुकेशन जो होगा उसकी तो आपको समाप्ति के वकालत करके दिखाने किसकी ओर से, मोदालियार कमीशन की ओर से। डायरेक्ट जो प्रमोट करा के चलना है किसको, मोदालियार कमीशन की ओर से, तो आप सेकेंडरी एजुकेशन को प्रमोट करा करके चलेंगे। ये बातें आपके समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। जैसे दूसरा तरीका हमने आपको बताया कि आपने प्राइमरी एजुकेशन लिया, आपने सेकेंडरी एजुकेशन लिया और आपने हायर एजुकेशन यहां पे लिया, तो ये चाहते क्या है, सारा ध्यान कहां पर है, सेकेंडरी एजुकेशन पे है। यानी कि डायरेक्टली जो डिस्कशन करेंगे सेकेंडरी एजुकेशन को आधार बनाते हुए करेंगे और कहेंगे कि सेकेंडरी एजुकेशन को हमें व्यवस्थित बनाना है, अनुशासित बनाना है, वैज्ञानिक बनाना है, प्रभावशाली बनाना है। और इसे हम क्या है, एज अ ट्रांजिशन एजुकेशनल फेज इस्तेमाल करेंगे। इसे हम क्या है, एज अ ट्रांजिशन एजुकेशनल फेज के रूप में इस्तेमाल करेंगे। और सेकेंडरी एजुकेशन को हम इतना ज्यादा मजबूत बनाने की बात करेंगे ताकि विद्यार्थी को प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन के साथ जोड़ना क्या हो जाए, काफी ज्यादा आसान हो जाए। आप मेरी बातें समझो, प्राइमरी एजुकेशन में जो आपका एजुकेशन का लेवल है वो बहुत ज्यादा बेसिक आपको दिखाई पड़ता है, और जो आपका हायर एजुकेशन है वहां एजुकेशन का लेवल क्या है, आपको काफी हाई आपको दिखाना पड़ता है। वहां आपको रिसर्च करनी पड़ती है, वहां आपको डिबेट्स करनी पड़ती हैं, वहां पे आपको बड़े बड़े क्या है, डिस्कशंस करने पड़ते हैं। तो यहां तो आपका एजुकेशन का लेवल वेरी बेसिक हो गया, यहां पर आपका एजुकेशन का लेवल क्या हो गया, वेरी हाई हो गया। तो वेरी बेसिक से वेरी हाई की ओर जाने के लिए फिर आपको मजबूती तो अपनानी पड़ेगी ना। तो वही जो मजबूती है सेकेंडरी एजुकेशन के माध्यम से क्या है, मोदालियार कमीशन आपको देना चाहता है। वही जो मजबूती है वो सेकेंडरी एजुकेशन के बिहाफ पे क्या है, मोदालियार कमीशन आपको क्या देना चाहता है। अब मेरी बातें बहुत प्यार के साथ बहुत गौर से आप सुनेंगे। मैं फिर वही कहूंगा कि मोदालियार कमीशन प्रत्यक्ष तौर पर ना तो प्राइमरी एजुकेशन की बात करेगा, ना ही हायर एजुकेशन की बात करेगा। और जहां तक मोदालियार कमीशन की ओर से इंटरमीडिएट एजुकेशन के बारे में आपको बात करनी है, तो इंटरमीडिएट जो आपका एजुकेशन होगा उसको तो समाप्ति के वकालत करता हुआ दिखाई पड़ेगा। शुरुआत में आपको ऐसा व्यवहार करना है। फिर आपको यह कहना है 3 बातें
कि जो आपका मुदालियार कमीशन है वो प्रत्यक्ष चर्चा जो करता है सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में करता है, और अप्रत्यक्ष चर्चाएं जो करता है प्राइमरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन के बारे में कहता है। जो मैंने आपको समझाने का बात किया है कि वो क्या करेगा, वो सेकेंडरी एजुकेशन को एज अ ट्रांजिशन एजुकेशनल फेज के रूप में इस्तेमाल करेगा, और इसकी मजबूती दिखाते हुए विद्यार्थियों को क्या है यहां से यहां कनेक्ट करने का क्या है कार्य करेगा। तो जो मेजर वन ऑब्जेक्टिव है वो आप क्या बता के चलेंगे मुदालियार कमीशन का, इस तरीके से आप इस चीज को क्या है हाईलाइट करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। मुझे लगता है कि ये बिंदु आपके समझ में आ जाना चाहिए। इसमें हमने आपको बिल्कुल भी परेशान करने का कोई प्रयास नहीं किया है। हो गया होगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको यहां पर क्या डिस्कस करके चलना है। अब आपको यहां पर क्या डिस्कस करके चलना है। अब आपको यहां पर क्योंकि रिकमेंडेशन तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, रिकमेंडेशन तो क्या हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। मुदालियार कमीशन की ओर से आपको बताना है, आप सबसे पहले एम्स ऑफ एजुकेशन क्या बताना है, एम्स ऑफ एजुकेशन आपको बताना है, एम्स ऑफ एजुकेशन आपको बताना है, यानी कि आपको क्या बताना है, शिक्षा का उद्देश्य आपको बताना है। सिफारिशों पे हम बाद में आएंगे। शिक्षा का क्या है उद्देश्य आपको बताना है, शिक्षा का उद्देश्य आपको क्या है बता करके चलना है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है आपको यहां पे बता के चलना है। तो एम्स ऑफ एजुकेशन में आप हिंदी में क्या करेंगे, हिंदी में कहेंगे कि एम्स ऑफ एजुकेशन क्या बताया गया, चरित्र निर्माण। किसका, विद्यार्थी का चरित्र निर्माण, यानी कि इनका मुदालियार कमीशन की ओर से जो एम्स ऑफ एजुकेशन रहेगा वो क्या रहेगा, करेक्टर डेवलपमेंट रहेगा। क्या रहेगा, करेक्टर डेवलपमेंट रहेगा। क्या रहेगा, करेक्टर डेवलपमेंट रहेगा। और ये जो आपका करेक्टर डेवलपमेंट रहेगा ये किसकी ओर आपको दिखाना है, ये विद्यार्थी को और आपको दिखाना है। इसका फायदा क्या होगा, देखो इसका फायदा ये होगा कि जब एम्स ऑफ एजुकेशन ऐसा हो जाता है जिसमें आप विद्यार्थी के क्या है चरित्र निर्माण की बात करते हैं, जिसमें आप विद्यार्थियों के क्या है चरित्र निर्माण की बात करते हैं, तो फिर इन विद्यार्थियों को किसके साथ जोड़ो, समाज के साथ जोड़ो। और इन विद्यार्थियों को किसके साथ जोड़ो, राज्य के साथ जोड़ो, क्योंकि यही दो ऐसे अरेंजमेंट माने गए हैं जहां पर क्या है आपका विकास व्यवस्थित तौर पर क्या है हो जाता है। तो एम्स ऑफ एजुकेशन अगर आप ये बताएंगे कि करेक्टर डेवलपमेंट रहा है, यानी कि चरित्र निर्माण रहा है, तो फिर विद्यार्थी का अगर आप चरित्र निर्माण करके चलते हैं तो फिर आपको ये बता करके चलना पड़ेगा कि भाई आप किस प्रकार के बेनिफिट समाज को देना चाहते हैं, या आप किस प्रकार के जो बेनिफिट्स हैं राज्य को देना चाहते हैं। तो देखो समाज चाहे कोई भी हो, समाज चाहे कोई भी हो, समाज के साथ क्या है अच्छाइयाँ भी होती हैं, यानी कि समाज के साथ क्या है आप ऐसा कह सकते हैं कि प्रत्येक समाज के पास अपने क्या होते हैं सकारात्मक मूल्य भी होते हैं, सकारात्मक मूल्य भी होते हैं, और प्रत्येक समाज के साथ क्या है अपने नकारात्मक मूल्य भी होते हैं। यह बात आपको क्या है मान करके चलना पड़ेगा। प्रत्येक समाज के साथ क्या है अपने सकारात्मक मूल्य भी होते हैं, और प्रत्येक समाज के पास क्या है अपने नकारात्मक मूल्य भी होते हैं। ठीक इसी प्रकार से प्रत्येक राज्य के साथ क्या है अपने, प्रत्येक राज्य के पास क्या है अपने सकारात्मक मूल्य होते हैं, प्रत्येक राज्य के पास क्या है अपने सकारात्मक मूल्य होते हैं, और प्रत्येक राज्य के पास क्या है अपने नकारात्मक मूल्य भी होते हैं। अपने कैसे मूल्य होते हैं जी, नकारात्मक मूल्य भी होते हैं, नकारात्मक मूल्य भी होते हैं। तो अगर आप समझो मेरी बातों को, अगर विद्यार्थियों का आप करेक्टर डेवलपमेंट करा के चल रहे हैं, यानी कि मुदालियार कमीशन ये चाहता है कि शिक्षा का मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो जाना चाहिए, तो शिक्षा का मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो जाना चाहिए, करेक्टर डेवलपमेंट हो जाना चाहिए। तो करेक्टर डेवलपमेंट को आधार बना करके आप विद्यार्थियों के चरित्र को, व्यवहार को, उनके दृष्टिकोण को, उनकी सोच को, उनके मस्तिष्क को, उनके मन को आप कहां जोड़ करके चलेंगे, समाज के साथ जोड़ के चलेंगे या किसके साथ जोड़ के चलेंगे, राज्य जैसी व्यवस्था के साथ क्या है जोड़ करके चलेंगे।
तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि प्रत्येक समाज का अपना सकारात्मक, प्रत्येक समाज के पास क्या है, सकारात्मक मूल्य भी होते हैं और प्रत्येक समाज के पास क्या है, अपने नकारात्मक मूल्य भी होते हैं। ठीक इसी प्रकार से प्रत्येक राज्य के पास क्या होते हैं, अपने सकारात्मक मूल्य भी होते हैं और प्रत्येक राज्य के पास क्या है, अपने नकारात्मक मूल्य भी होते हैं, अपने नकारात्मक मूल्य भी होते हैं। तो अगर विद्यार्थियों का कैरेक्टर डेवलपमेंट आप कराना चाहते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि समाज के जो सकारात्मक मूल्य होंगे उनके साथ विद्यार्थी क्या करेंगे, उनके साथ विद्यार्थी क्या करेंगे, उनके साथ विद्यार्थी क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। उनके साथ विद्यार्थी क्या करेंगे, सहयोग करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, कोऑपरेशन करेंगे। और अगर इनके साथ विद्यार्थी सहयोग करेंगे, कोऑपरेशन करेंगे तो समाज का व्यवस्थित संचालन, समाज का व्यवस्थित संचालन, समाज का व्यवस्थित संचालन क्या हो पाएगा, संभव हो पाएगा, संभव हो पाएगा। समाज का व्यवस्थित संचालन संभव हो पाएगा। यह बात आपको कहना आसान हो जाएगा, ठीक है। और जो नकारात्मक मूल्य हैं, नकारात्मक मूल्यों के साथ अगर आप विद्यार्थियों को जोड़ने की बात करोगे, समाज के नकारात्मक मूल्यों के साथ अगर आप विद्यार्थी को जोड़ने की बात करोगे या विद्यार्थियों को जोड़ने की बात करोगे तो समाज के नकारात्मक मूल्यों के साथ अब विद्यार्थी को क्या करना चाहिए भाई, सहयोग नहीं, क्या करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। और अगर संघर्ष करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि समाज की बुराइयों को निशाना बनाना काफी आसान हो जाएगा। समाज की बुराइयों को निशाना बनाना काफी आसान हो जाएगा, काफी आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी भी समाज में लगातार बुराइयां कार्य करती रहेंगी तो इसका मतलब यह होगा कि समाज अपने आप को प्रोग्रेसिव नहीं बना पाएगा, बल्कि समाज अपने आप को क्या है, अनप्रोग्रेसिव बना करके चलेगा। तो जब आपका एम्स ऑफ एजुकेशन कैरेक्टर डेवलपमेंट की ओर हो जाता है तो इसका कैलकुलेशन करने का तरीका यह होता है। ये बिंदु क्या अलग अलग प्रकार के कमीशंस में आपको दिखाई पड़ेंगे। आज हम आपको सिखाने का कार्य कर रहे हैं कि इन तमाम प्रकार के बिंदुओं को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। आप केवल एक लाइन में पढ़ने का काम ना करें, वो आपको फंसा सकता है कि जब एम्स ऑफ एजुकेशन कैरेक्टर डेवलपमेंट है तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे। तो उसके बेनिफिट्स आपको समाज के बारे में इस प्रकार से लेकर के चल रहे हैं कि विद्यार्थी समाज के साथ क्या सहयोग करके चलेंगे, और जब विद्यार्थी समाज के सकारात्मक मूल्यों के साथ सहयोग करके चलेंगे तो समाज का व्यवस्थित संचालन क्या है, संभव हो पाएगा। और समाज के जो आपके नेगेटिव वैल्यूज हैं उनके साथ विद्यार्थी का अगर कैरेक्टर डेवलपमेंट हो चुका है तो समाज की नेगेटिव वैल्यूज के साथ विद्यार्थी कोऑपरेट करके नहीं चलेगा, बल्कि उसका संघर्ष आ जाना चाहिए ताकि समाज की बुराइयों को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए और उन समाज की बुराइयों को निशाना बनाना आसान हो जाए और समाज की बुराइयों को समाज से क्या है, बाहर का रास्ता दिखाना क्या आसान हो जाए। ठीक इसी प्रकार से यहां भी आपको यही कैलकुलेशन करके चलनी है। यानी कि राज्य के जो आपके सकारात्मक मूल्य हैं तो राज्य के सकारात्मक मूल्यों के साथ जो विद्यार्थीगण हैं वो उनको क्या करना चाहिए, अब अगर कैरेक्टर डेवलपमेंट हो चुका है तो सहयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, ताकि राज्य का जो है वही बात आपको यहां पर कहनी पड़ेगी, ताकि राज्य का जो है वो व्यवस्थित संचालन क्या हो जाए, संभव हो पाए। ताकि राज्य का क्या है, व्यवस्थित संचालन क्या है, संभव हो पाए, ताकि राज्य का व्यवस्थित संचालन संभव हो पाए। ठीक है। और किसी भी राज्य के पास जो आपके नकारात्मक मूल्य होते हैं तो भी राज्य एक ऐसी मशीनरी होती है कि उसके नकारात्मक मूल्यों को आप क्या कहेंगे, तो फिर आपको क्या कहना पड़ेगा, उनको आपको शोषणकारी मूल्य कहना पड़ेगा। उनको आपको क्या है, शोषणकारी मूल्य कहना पड़ेगा। तो अगर राज्य के नकारात्मक मूल्यों को आप शोषणकारी मूल्य कहने की बात करोगे तो फिर क्या होगा कि ये शोषणकारी मूल्य हैं तो जनमानस का क्या करेंगे, शोषण करेंगे। तो विद्यार्थी का अगर कैरेक्टर डेवलपमेंट हो चुका है तो शोषणकारी मूल्यों के साथ हम कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। शोषणकारी मूल्यों के साथ संवैधानिक संघर्ष तरीके से, मतलब संवैधानिक संघर्ष जरूरी है। संवैधानिक संघर्ष आ जाना चाहिए, संवैधानिक संघर्ष आ जाना चाहिए। संवैधानिक संघर्ष का मतलब क्या है कि आप कानून एवं व्यवस्था के मामले को नकारात्मक रूप से प्रभावित करके ना चलें।
पब्लिक हेल्थ को, पब्लिक ऑर्डर को क्या है, नकारात्मक रूप से आप क्या प्रभावित करके ना चले। आप संवैधानिक तौर तरीकों को अपनाते हुए राज्य के जो आपके नकारात्मक मूल्य हैं उनके साथ क्या लेकर के आएंगे, अपना एक संघर्ष आप लेकर के आएंगे, यानी कि उनको आप चैलेंज देने का काम करेंगे, उनके प्रति अपने जो रिएक्शंस हैं उनको लाने का काम करेंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि राज्य है ना, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि राज्य का संचालन शोषणकारी मूल्यों पर आधारित होकर संभव नहीं हो पाएगा। ये बात आपको क्या यहां पर कह करके चलनी पड़ेगी। तो आप देख पा रहे हैं कि जो मुदालियार कमीशन है, तो मुदालियार कमीशन ने साफ साफ कहा है जी, जो एम्स ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा, हम विद्यार्थियों का जो है करैक्टर डेवलपमेंट करके चलेंगे। और ये बात हमने आपको समझाने की बात की है कि जब एजुकेशन का एम क्या हो जाता है, करैक्टर डेवलपमेंट हो जाता है, तो फिर उस बात को आपको क्या है, किस प्रकार से कैलकुलेट करने की आवश्यकता है, किस तरीके से आपकी जो रेस्पेक्टिव कैलकुलेशंस हैं वो यहां पर क्या आ जानी चाहिए। ये बात आप ले लें इसका स्क्रीनशॉट, और इसको कैलकुलेट करने का यही सबसे व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीका भी माना गया है। आप विद्यार्थी के करैक्टर डेवलपमेंट को कहां जोड़ के चलेंगे, सोसाइटी के साथ आप जोड़ के चलेंगे। आप विद्यार्थी के करैक्टर डेवलपमेंट को कहां जोड़ के चलेंगे, स्टेट यानी कि राज्य के साथ आप जोड़ के चलेंगे। और समाज और राज्य के बारे में कुछ इस प्रकार की जो आपकी चर्चाएं हैं वो आपके सामने क्या आ जानी चाहिए, और इस तरीके से क्या आपका व्यवहार बहुत अच्छे तरीके से क्या आ जाना चाहिए। ये बातें आपके समझ में आ रही होंगी, ये बातें क्या आपके समझ में आ रही होंगी, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ाते हैं चर्चा को अपनी को, चलिए आइए। आ जाइए। अब देखिए मुदालियार कमीशन की ओर से आपको यहां पर क्या व्यवहार करना है, मुदालियार कमीशन की ओर से आपको क्या यहां पर क्या व्यवहार करना है, आइए। अब मुदालियार कमीशन क्या चाहता है, हमने ऑलरेडी आपको काफी बातें बता दी हैं। मुदालियार कमीशन ये चाहता है कि भी आप एक काम करो, यहां पर क्या बनाओ, प्राइमरी एजुकेशन, यहां पर क्या बनाओ, प्राइमरी एजुकेशन, यहां पे क्या बनाओ, बेसिक लेवल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और यहां पर आप क्या बताओ, हाईएस्ट लेवल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और यहां पर आप क्या बताओ, हायर एजुकेशन, यहां पर आप क्या बताओ, हायर एजुकेशन। इस बात को बहुत प्यार के साथ क्या है आप लोग समझ लेना। यानी कि मुदालियार कमीशन यहां पर यह समझाना चाहता है कि प्राइमरी जो एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन आप रखें 4 to 5 ईयर्स, 4 to 5 ईयर्स का क्या है आप लोग क्या रखें यहां पर, प्राइमरी एजुकेशन आप लेकर के चलें। यानी कि विद्यार्थियों को जो है 4 से 5 साल का आपको क्या देना है, विद्यार्थियों को 4 से 5 साल का आपको क्या देना है, प्राइमरी एजुकेशन आपको क्या है देकर के चलना है। 4 से 5 साल का प्राइमरी एजुकेशन क्या है आपको देकर के यहां पर क्या है चलना है, ठीक है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि प्राइमरी एजुकेशन के बारे में मुदालियार कमीशन की ओर से डिस्कशन नहीं आते हैं, डिस्कशन बिल्कुल आते हैं, लेकिन आपको मेन फोकस कहां पे रखना है, तो मेन फोकस आपको कहां पे रखना है, मेन फोकस आपको यहां पे रखना है। वो कहते हैं कि बेसिक लेवल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ये क्या हो जाना चाहिए, ये 3 साल की शिक्षा आपको क्या है, सेकेंडरी एजुकेशन का जो बेसिक लेवल होगा वो 3 साल की शिक्षा क्या है विद्यार्थियों को आपको यहां पर क्या दे करके चलनी पड़ेगी,
फिर जो आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होगा उसमें आपका क्या है, 4 साल की शिक्षा क्या है आप दे करके चलेंगे, 4 साल की शिक्षा क्या आप दे करके चलेंगे, 4 साल की शिक्षा क्या आप दे करके चलेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के हम आपको यहाँ पे समझाना चाहते हैं कि ये जो आप दिखा पा रहे हैं कि मुदालियार कमीशन ने जो आपका हायर एजुकेशन है, तो हायर एजुकेशन में ही 2 प्रकार के डिस्कशन किए हैं। हायर एजुकेशन में क्या है, 2 प्रकार के जो आपके लेयर्स हैं वो आपको दिखाने का कार्य किया है। एक बेसिक लेवल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है और एक क्या हाईएस्ट लेवल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है। तो अगर आप इसको स्किप भी कर दें तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका सारा ध्यान कहां पे आना चाहिए, आपका सारा ध्यान सेकेंडरी एजुकेशन में आ जाना चाहिए। यानी कि बेसिक लेवल ऑफ जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो 3 साल का है और जो हाईएस्ट लेवल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है वो क्या है, वो 4 साल का है। यानी कि कुल मिलाकर के आपको अब यह बात कहने का मौका मिल जाता है कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है, तो सेकेंडरी एजुकेशन में इनका जो कार्यक्रम है मुदालियार कमीशन का वो ये है कि सेकेंडरी एजुकेशन 6 to 7 ईयर्स की हो, 6 से 7 साल की आप देख पा रहे हैं, रफली क्या है 6 से 7 आप इसको कह सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इंटरमीडिएट, जो मैं पहले आपको बता रहा था, इंटरमीडिएट है ना, एजुकेशन की समाप्ति हो, इंटरमीडिएट एजुकेशन की क्या हो जाए, समाप्ति हो, है ना। और ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि क्लास 10th को हाईएस्ट लेवल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन के साथ जोड़ दिया जाए, सेकेंडरी एजुकेशन के साथ जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए। नंबर 4 पे क्या बताते हैं कि क्लास 12th को ग्रेजुएशन प्रोग्राम के साथ जोड़ दिया जाए, के साथ जोड़ दिया जाए, के साथ जोड़ दिया जाए, के साथ जोड़ दिया जाए। और क्या बताते हैं, या इस बिंदु को हम लोग क्या है कल की क्लास में कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहां से विंडो आपकी अलग हो जाएगी, यहां से विंडो क्या आपकी अलग हो जाएगी। तो ये भी आपको बता करके चलना पड़ेगा कि जो आपका मुदालियार कमीशन है, तो मुदालियार कमीशन अगली कैलकुलेशन आपके सामने क्या रखता है ना, वो कहता है कि प्राइमरी एजुकेशन आप 4 से 5 साल का दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने कहा कि अगर आप इसको बात को स्किप करके चलेंगे तो आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। आपको सारा ध्यान कहां पे लेके आना है, आपको सारा ध्यान यहां पर लेकर के आना है कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें उन्होंने 2 प्रकार के लेयर्स आपको देने का कार्य किया है। एक आपका बेसिक होगा, एक आपका क्या होगा, हाईएस्ट होगा या हायर लेवल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होगा। तो बेसिक लेवल में 3 साल की शिक्षा आपको देना चाहते हैं, हायर लेवल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में 4 साल की आपको शिक्षा देना चाहते हैं। तो टोटल जो आपका सेकेंडरी एजुकेशन का उनका रेस्पेक्टिव एजुकेशनल प्रोग्राम है वो कितना बनता है, वो रफली क्या है आपका 6 से 7 साल का आपको क्या दिखा करके चलना है। इंटरमीडिएट एजुकेशन की समाप्ति हो, साफ साफ आपको बताने का कार्य कर रहे हैं। तरीका भी दिया आपको क्या तरीका भी देने का कार्य किया है कि जो आपका क्लास 10th है, तो क्लास 10th को आप कहां जोड़ के चलेंगे, है ना, जो आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है आप कक्षा 10 को उसके साथ जोड़ देंगे, क्लास 10th नहीं, क्लास 11th को, सॉरी, क्लास जो 11th है, सॉरी, क्लास 11th को क्या है, क्लास 11th को आप क्या है हाईएस्ट लेवल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के साथ जोड़ के चलेंगे। और जो आपका क्लास 12th है, तो क्लास 12th को आप कहां जोड़ के चलेंगे, ग्रेजुएशन प्रोग्राम के साथ आप जोड़ के चलेंगे। तो जो आपका इंटरमीडिएट एजुकेशनल पीरियड होता है उसको बिल्कुल ही क्या है समाप्त करने की बात की है। अब इसके आगे की जो नेक्स्ट विंडो ओपन होगी आपकी, इसके आगे की जो नेक्स्ट विंडो आपकी ओपन होगी, तो नेक्स्ट विंडो आपकी कब ओपन होगी, वो आपकी कल की क्लास में ओपन होगी। नेक्स्ट विंडो हम क्या देखेंगे, यहीं से क्या है जो आपका मुदालियार कमीशन है उसको हम लोग क्या है कैलकुलेट करने का कार्य करेंगे।
ठीक है। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जो मुदालियार कमीशन है ये 2 पार्ट में आपके सामने आएगा। आज का क्या माना जाएगा, पार्ट 1 माना जाएगा, और कल का क्या माना जाएगा, आपका पार्ट 2 माना जाएगा। तो आज की क्लास में जिन जिन वैल्यूज को हमने कैलकुलेट करने की बात की है, इससे आप क्या है मुदालियार कमीशन के रिगार्डिंग अपने आप को इजीली क्या है अवेयर कर पाएंगे, जागरूक कर पाएंगे कि इसका मेन ध्यान कहां पर है। और इसकी रिपोर्ट में इतनी खासियत है कि एक एक बिंदु पे आपको कम से कम 10-10 मिनट का समय आपको दे देना चाहिए, इसलिए मैंने 2 पार्ट में इसको क्या डिवाइड करने का कार्य किया है। तो बस इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के साथ हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।